एमबीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस सेकंड के विद्यार्थी हूँ। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको कल राजा राम मोहन राय की ओर ले जाने की शुरुआत कर चुका हूँ। एक विचारक के रूप में कल हमने उनका परिचय देखा था और उनके राजनीतिक चिंतन का एक हिस्सा हमने कल शुरू किया था। वो था प्रेस की स्वतंत्रता। जो हमने बात छोड़ी थी वो थी हमारी कि राजा राम मोहन राय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता इन दोनों का समर्थन किया है और इन दोनों के बीच में एक बड़े बारीक अंतर संबंध को स्थापित किया है। ऐसा कई बार होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें, राजा राम मोहन राय पॉलिटिशियन नहीं है, राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन इस विषय की उन्हें समझ इतनी गहरी थी कि वो इस बात को अनुभव कर रहे थे और विचारों में बता भी रहे थे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और देश की स्वतंत्रता ये आपस में अंतर संबंधित हैं। कल हमने जो बात की थी वो ये कि वो जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक थे और ये मानते थे कि भारत में जो उस समय ब्रिटिश शासन था उसको जनता के जो निजी अधिकार हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, राज्य यदि उनसे दूर रहता है तो वो अपनी कई परेशानियों से मुक्ति पा सकता है। उदाहरण ये था, मैं आपको समझाऊं कि ब्रिटिशर्स की संस्कृति और भारत की संस्कृति में कई अंतर थे और भाषा उनकी अलग, संस्कृति उनकी अलग, सोच उनकी अलग। तो कई बार दोनों के बीच में एक तनाव की स्थिति खड़ी हो जाती थी जिससे कानून और व्यवस्था टूट जाया करती थी। यहाँ पर राजा राम मोहन राय का तर्क ये था कि व्यक्ति को कुछ आज़ादियाँ मिलनी चाहिए जो उसके विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन राज्य को अलग खड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे एक राजनीतिक सिद्धांत का राज्य का प्रकार है अहस्तक्षेपवादी राज्य। इसका अर्थ ये होता है कि राज्य किसी भी मनुष्य के मामले में इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं करेगा। केवल बेहद ज़रूरत पड़ने पर ही राज्य बीच में आएगा, वरना हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो अपने विकास के लिए मार्ग चुने, साधन चुने और विकास करे। राजा राम मोहन राय इसके खिलाफ, वो कहते हैं नहीं, ये राज्य का दायित्व है कि वो व्यक्ति के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करे और वो साधन, उदाहरण के लिए एक अच्छा विद्यालय, एक मनोरंजन का साधन, अच्छी पुस्तकें, स्वास्थ्य की सुविधाएं, ये सब व्यक्तित्व के विकास से जुड़ी हुई हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो राज्य का कर्तव्य है कि वो इन सब कार्यों के लिए अपने समय और अपने धन को और अपने उपभोग को खर्च करें। इसके अलावा वो इस बात को मानते थे कि धर्म और उसके जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, यदि वे दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करने वाली ना हों तो राज्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल निजता का है। अब दूसरी बात हम करें, जो दूसरा उनका राजनीतिक विचार का बिंदु है वो है प्रेस की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे कि आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय के ज़माने में कई ऐसे नियम कायदे कानून बने जिन्होंने भारत में प्रेस की आज़ादी को प्रतिबंधित किया। जो अखबार में छपेगा वो भी सरकार या प्रशासन तय करेगा, और यदि कुछ सरकार के खिलाफ छप भी गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए भी सरकार के पास अधिकार हैं। राजा राम मोहन राय ने इस चीज़ का विरोध किया था। इसके उन्होंने दो कारण दिए। पहला कारण उन्होंने ये दिया, उनका बड़ा अच्छा एक उदाहरण है जिसको आप कोटेशन भी कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, कि दुनिया में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जब प्रेस की आज़ादी से किसी देश में क्रांति आई हो या कोई आंदोलन छिड़ गया हो, लेकिन हाँ, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जब मीडिया या प्रेस को प्रतिबंधित किया गया तो क्रांति आ गई। दरअसल उनका विश्वास ये था
कि प्रेस जनता और सरकार के बीच में एक पुल का काम करती है। जनता क्या चाह रही है, क्या किसी विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, ये सरकार को मालूम चलता है मीडिया या प्रेस के माध्यम से। और सरकार क्या करने जा रही है, उसकी सोच क्या है, ये जनता को मालूम चलता है प्रेस के माध्यम तक। क्योंकि इतने बड़े देश में जहाँ इतनी ढेर सारी आबादी हो, वहाँ जनता से प्रत्यक्ष संवाद कर पाना सामान्य नहीं होता। देखिए, आज के ज़माने में आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे और जगह इतने साधन हैं, उस ज़माने में नहीं थे। तो राजा राम मोहन राय ने प्रेस की आज़ादी का प्रबल समर्थन किया है। तीसरी बात, न्यायिक प्रणाली में सुधार। यहाँ पर राजा राम मोहन राय का ये बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान था भारत के समाज के लिए। वो ये थे कि वो ये मानते थे कि जो न्यायिक प्रक्रिया है, आप ये मान के चलेंगे जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय जुडिशियल सिस्टम या न्यायिक प्रक्रिया ब्रिटिशर्स के लिए 100% आरक्षित है, रिजर्व है, उसमें भारतीय कहीं है ही नहीं। अब इसमें कई बार एक तकनीकी मामला सामने आता था कि जिस संस्कृति के आप नहीं हैं, जिस भाषा को आप नहीं जानते, जहाँ के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वासों से आप परिचित नहीं हैं, तो वहाँ आप न्याय कैसे कर पाएंगे। राजा राम मोहन राय ने ऐसा सुझाव दिया था जूरी सिस्टम। उन्होंने कहा था कि जैसे गांव की पंचायत जो होती है ना, वो जूरी सिस्टम में एक उदाहरण है जूरी व्यवस्था का, कि वह कुछ लोग बैठते हैं, बातों को सुनते हैं, न्यायाधीश को परामर्श देते हैं और उसके बाद न्यायाधीश अपना फैसला करता है। राजा राम मोहन राय का विचार ये था कि ब्रिटेन भी भारत में जूरी व्यवस्था को शुरू करे, ताकि और उस जूरी में योग्य भारतीयों को स्थान दिया जाए जो समाज, संस्कृति और व्यवस्थाओं से भली भांति परिचित हो, ताकि वो न्यायाधीश को न्याय की सही दिशा के बारे में अनुशंसाएं या अपने सुझाव दे सके। हालांकि बाद में व्यवस्था तो मानी ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन उसमें उन्होंने एक बड़ा घातक बदलाव किया। वो बदलाव ये था कि यदि मुकदमा किसी भारतीय के खिलाफ है तो उसकी जूरी में तो भारतीय हो सकते हैं, लेकिन यदि मुकदमा किसी यूरोपियन के खिलाफ है तो उसकी जूरी में भारत के लोग, इस पर विशेष तौर से हिंदू या मुस्लिम, शामिल नहीं होंगे। यानी उन्होंने एक तरह से इसको बंटवारे की कोशिश की थी। राजा राम मोहन राय ने इस जूरी प्रणाली का विरोध किया। अगला उनका जो विचार है वो है क्रमिक व कानूनी सुधारों के माध्यम से सामाजिक सुधार। देखिए, राजा राम मोहन राय उस समय के ब्रिटिश प्रशासन के काफ़ी प्रिय लोगों में से एक थे। आप इसी बात से अंदाज़ लगाएं, आगे हम पढ़ेंगे इसको, कि विलियम बेंटिक ने, जो उस समय बंगाल के गवर्नर थे, जब भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, उसके खिलाफ कानून बनाया था, तो उसमें राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी भूमिका थी। उस समय के ब्रिटिश प्रशासन से, शिक्षकों से, समाज सुधारकों से राजा राम मोहन राय के बड़े अच्छे संबंध थे। तो राजा राम मोहन राय का मानना यह था कि भारत में ब्रिटिश शासन को केवल एक शाप मानना ठीक नहीं है, बल्कि उनकी अच्छाइयों को सीखना हमारे लिए बुरा नहीं होगा, बल्कि अच्छा ही होगा। चाहे वो लोकतंत्र हो, जनता के अधिकार हों, विरोध के तरीके हों। राजा राम मोहन राय इस बात के पक्षधर थे और उन्होंने एक जगह लिखा भी है कि अभी भारत में कम से कम 40 साल तक ब्रिटिश शासन रहना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। दो संस्कृतियाँ जब मिलती हैं तो वो चाहे ना चाहें, लेकिन एक दूसरे पर उसका प्रभाव आता ही आता है। तो वो सब समर्थक थे क्रमिक सुधारों के, न कि क्रांतिकारी बदलाव। उनका जो अगला विचार है, राजनीतिक विचार, वो है कि राजा राम मोहन राय भारत में के विषय में उस समय ब्रिटेन की संसद या पार्लियामेंट कानून बनाया करती थी, इस बात के बड़े समर्थक थे, क्योंकि वो व्यक्ति पूजा के विरोधी थे कि राजा या सम्राट या नवाब इस शासन पद्धति के भी खिलाफ थे। और उनका ये मानना था कि ब्रिटिश जो संसद है वो जनप्रतिनिधियों की संस्था है, तो वो शासन जब बनाएगी, जब वहाँ पर वो भारत के लिए कानून कायदे का निर्माण करेगी, तो उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग है जो विरोध भी कर रहा है, पक्ष में तर्क भी दे रहा है, लोकतांत्रिक प्रणाली को पूरी तरह से वो फॉलो कर रहा है। इसलिए जो नियम कायदे बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, बजाय इसके कि भारत के बारे में
कानून बनाने का अधिकार किसी गवर्नर जनरल को अकेले दिया जाए, वो उसके खिलाफ थे। वो ये भी मानते थे कि भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल को कार्यपालिका शक्तियाँ दी हुई हैं, यानी कानूनों को लागू करने के अधिकार एक व्यक्ति के पास हैं और उसके कुछ इने गिने साथी हैं, वो इसके पक्षधर नहीं थे। वो ये मानते थे कि इसका भी विस्तार होना चाहिए। बाकी बातें हम कल करें। थैंक यू।